हो गया रिवीजन? अब आफ्टर 1991 ये जो टाइम पीरियड है ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा यू टर्न है। मतलब यू टर्न भी नहीं कहना चाहिए, मतलब एकदम ये कह लो कि यहां से पूरी की पूरी जो डायरेक्शन है वही चेंज हो गई। ठीक, 1991 तक इंडिया ने अपना इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड था, जो भी पॉलिसीज थी, वो काफी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज थी। मतलब भारत की कोशिश यही थी कि हम अपने जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देते हुए विकास करें। ठीक है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की बात थी। 1991 में आते आते भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी कि भारत का खर्चा चलाने के लिए इकोनॉमिकली इतनी खराब कंडीशन हो गई थी कि रुपए नहीं थे। इंडिया ने सोचा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट से, बाजार से पैसा ले लिया जाए। अब जैसे ही इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर अप्रोच किया, वैसे ही इंडिया के सामने कुछ कंडीशंस रख दी गई और ये कहा गया कि हम आपकी जरूरतें पूरी कर देंगे, हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन मतलब इकोनॉमिकली असिस्टेंस हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी। कंडीशन ये है कि आपको इंडिया का जो मार्केट है वो आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन करना पड़ेगा। उसको ओपन करने के लिए आपको 3 विचारधाराओं को अपनाना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ठीक है, अब इन तीनों का मतलब समझाइए, बताइए क्या जानते हो इसके बारे में, फिर हम और फर्दर डिस्कस करेंगे इस पे। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जो नियम है आपके, है ना, वो नियम कैसे हो जाएं, लिबरल हो जाएं। मतलब नियम इतने उदार हो जाएं कि कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार करने का सोचे या उद्योग स्थापित करने का सोचे तो उसे आज विचार किया, है ना, तो उसे लाइसेंस मिलने में यदि 3 साल लग गए तब तक तो उसका विचार ही हो सकता है खत्म हो जाए, या आज उसकी स्थिति है उद्योग लगाने की, हो सकता है 6 महीने बाद ना हो, साल भर बाद ना हो, 2 साल के बाद अगर वैसी स्थिति उसकी नहीं रही तो आज उसे उद्योग लगाने के लिए जिन लोगों का समर्थन मिल रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद उन लोगों का समर्थन ना हो, तबीयत ही खराब हो जाए मान लो किसी की, नहीं कर सके काम, तो उन्होंने कहा कि नियम जो है ना, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है ना, वो जो नियम है वो सब इतने उदार हो जाएं कि व्यक्ति जब उद्योग लगाने का सोचे वो तब उद्योग लगा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आप ये जो उद्योग स्थापित करने के जो नियम है इसको लिबरल कर दीजिए, रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटा लीजिए, ज्यादा से पैर नहीं, पेन पे पैर नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो उद्योग है वो लगाए जाएं, ज्यादा लोगों को मोटिवेशन मिले। ठीक है, देखो ये कलम है ना, यही कलेक्टर बनाएगी, बस ध्यान रखना। जो दुनिया को तलवारों से नहीं जीत पाया ना, उस पूरी दुनिया को कलम जिता सकती है उस दुनिया से, समझ रहे हो आप, बड़ी ताकत है इसमें। हमेशा सम्मान। ठीक है, कॉपी, पेन और पैसे तीनों का सब ज्यादा सम्मान करो। बिल्कुल बेटा, पैसे नहीं होंगे तो आप यहां कैसे बैठे होते, पेन भी नहीं खरीद पाते बिना पैसे, समझ रहे हो, जो संसाधन आपके पास है उसका हमेशा सम्मान। ठीक है, चलिए, तो ये कहा गया कि जो रूल रेगुलेशन हो वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल उदार होने चाहिए, बहुत ज्यादा लिबरल होने चाहिए। हाँ,
ठीक है, उस देखो भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था उस समय, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी थी दैट वाज मतलब ऑलमोस्ट वी कैन से एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी जैसा कॉन्सेप्ट था। रिस्ट्रिक्टेड वे में इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, एकदम क्लोज नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, बहुत सारी वस्तुओं को भारत के अंदर प्रवेश नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा कि आप एक तो उदारीकरण लेकर आओ हर तरीके से, भारत के अंदर उद्योग लगाने के लिए लोगों को आप ऐसे रूल रेगुलेशन बनाओ कि उद्योग लगाना उनको आसान लग रहे। ये नहीं हो कि सरकारी झमेले में पड़ना पड़ेगा, एक फाइल एक से पास हो गई फिर दूसरे के पास जाएगी फिर तीसरे के पास जाएगी, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल जो विंडो का जो कॉन्सेप्ट है कि वहीं से सारे काम हो जाएंगे, लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा, व्यापार के लिए अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार आप कर रहे हो तो भी नियम कैसे होने चाहिए? उदार होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप व्यापार तो कर रहे हो लेकिन आपने आयात शुल्क इतना ज्यादा लगा रखा हो कि वो वस्तु आपके भारत में पहुंच नहीं पा रही हो। आप व्यापार की अनुमति तो दे रहे हो किसी देश के साथ, हम व्यापार कर लेंगे, लेकिन आपने एक लिस्ट बना दी कि आपके देश से ये वस्तुएं भारत में नहीं आएंगी। तो उन्होंने कहा नियम उदार होने चाहिए, तो उदारीकरण को अपनाइए। उसके बाद उन्होंने कहा निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो निजी लोग हैं, शासन एक तो सरकारी भूमिका अपनी अलग निभाता है, निजी लोगों को या लोगों के समूह को ये मौका दिया जाए कि वो खुद भी व्यापार उद्योग लगाएं, व्यापार करें, चाहे छोटा उद्योग हो बड़ा उद्योग हो, सबको मौका मिलना चाहिए। सारे के सारे उद्योग, सारे संस्थान यदि सरकार ही अगर चलाएगा, संचालन भी सरकार करे, उनकी स्थापना भी सरकार करे, है ना, पूरा प्रबंधन पूरा मैनेजमेंट सब कुछ अगर गवर्नमेंट देखेगी, तो गवर्नमेंट की भी एक लिमिट होती है ना। तो उन्होंने कहा आप क्वालिटी इंश्योर नहीं कर पाओगे फिर आप, तो उन्होंने कहा निजीकरण करिए। निजीकरण जो है, तो सरकार ने कहा निजीकरण जो है उसमें तो प्रॉफिट ज्यादा मैटर करता है। एक गवर्नमेंट है वो तो कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाता है। जैसे हमने कहा कि शहरी क्षेत्र में उद्योग हर कोई लगाना चाहेगा, शहरी क्षेत्र में संस्थान हो या स्कूल हो हर कोई ओपन करना चाहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में कम। तो ऐसे क्षेत्रों में फिर सरकार अपनी भूमिका निभाती है, कहती ग्रामीण क्षेत्र में हम स्थापना करेंगे, शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट कोई भी कर दे। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट जो लोग हैं, जो निजी क्षेत्र है, उसके लिए ऑप्शंस आप ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कराइए, अवसर दीजिए उनको। उन्होंने कहा कि प्राइवेट जो सेक्टर है ये मुनाफे पे चलता है, प्राइवेट सेक्टर किस पे चलता है? प्रॉफिट पे। तो उन्होंने कहा ये प्रॉफिट अर्निंग पे फोकस करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, तो प्रॉफिट अर्निंग पे फोकस करेंगे तो लोगों से ज्यादा लाभ निकालेंगे। तो उन्होंने कहा एक बात ये भी तो है, अगर प्राइवेट सेक्टर है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो उसे प्रॉफिट कमाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए आप ही कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट लगा दिया आपने, आप चाहते हो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, तो आप क्या देखोगे कि मेरे जैसा जो सिमिलर प्रोडक्ट है ना, कोई भी वस्तु है, वो और कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी। आप क्या करोगे? आपको प्रॉफिट ज्यादा हो इसके लिए आप क्या करोगे? या तो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करोगे, या फिर आप उसके प्राइसेस कम करोगे। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से जो कंज्यूमर है ना, जो उपभोक्ता है, उसको हमेशा लाभ होता है। प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्वालिटी इंप्रूव हो, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्राइसेस डिक्रीज होंगे, एट द एंड कंज्यूमर को फायदा होगा। तो प्राइवेटाइजेशन कीजिए। प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई भी हो सबके ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है, मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है। गवर्नमेंट में क्या होता है, एक बार आप एंट्री हो गई उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपके रिव्यू तो होते नहीं है, रेगुलर बेसिस पे ना ट्रेनिंग होती है, ना ये जांच होती है कि आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो एंट्री के टाइम पे था आज कितने प्रोडक्टिव हो आप, 2 साल बाद 10 साल बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है ना, नहीं होता ना, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे में जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हम। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जितना टाइम आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जितना आप अच्छा काम कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी डिमांड इंक्रीज होती चली जाएगी। तो वहां पे देखो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये इस बात से बुरा नहीं मानना चाहिए कि हम अपनी ही सरकारी मशीनरी, अपने ही सरकारी संस्थानों की बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं। जब तक कमियां नहीं पता चलेंगी तब तो सुधार नहीं होगा। आप सोचिए, अगर एक ह्यूमन ब्रेन है
उसके अंदर ब्रेन था, तभी तो उसका गवर्नमेंट जॉब में किसी भी सेक्टर में उसकी एंट्री हुई, तभी होता है ना। अगर उस व्यक्ति को अगर कंपटीशन नहीं मिलेगा, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो उसका जो ह्यूमन जो उसका जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल है उसकी, बार बार रिफाइन नहीं होगी ना। इंडिविजुअल का पोटेंशियल रुक जाता है वहां जहां पे आप कंपटीशन कम कर देते हो। तो उन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन करो, कंपटीशन बढ़ने दो, क्वालिटी विल बी इंप्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद वैश्वीकरण, विश्व के साथ मिलकर चलो। आप अपने इकोनॉमी को आप संरक्षण नहीं दे सकते, आप वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ चलो। अब जैसे 1991 में ये सारी कंडीशन भारत के सामने आई, तब भारत ने सोचा अब क्या किया जाए, और ये थैंक्स टू श्री मनमोहन सिंह जी कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इंडिया में इंप्लीमेंट किया। इंडिया में इसको इंप्लीमेंट करते टाइम सबसे बड़ा खतरा यही था कि आप संरक्षणवादी नीति से एकदम से आप उदारीकरण की बात करने लगे, निजीकरण की और वैश्वीकरण की बात करने लगे। इसमें सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ वो वैश्वीकरण का हुआ। और ये भारत के जो जितने भी उद्योगपति थे और व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि यदि वैश्वीकरण को अपनाया जाएगा तो वैश्विक स्तर की जो कंपनियां हैं उनका सामान भारत में आएगा, तो भारत के उद्योग फिर से नष्ट हो जाएंगे। एक बार ब्रिटिश काल में हुए, एक बार अब हो जाएंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनीज भारत में व्यापार करेंगी तो वो जो सामान आएगा वो मशीनों में एकदम हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर बनकर वो आया है, तो प्राइसेस भी कम होंगे, क्वालिटी हो सकता है अच्छी हो, तो हम उनको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और हमारे उद्योग, हमारा जो व्यापार है एक बार फिर से नष्ट हो जाएगा। तब भारत की सरकार ने लोगों को विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, वो पैसा किससे कमाते हैं? जनता से। अगर ये जनता महंगे दामों में चीजें खरीद रही है और लिमिटेड ऑप्शन होने के बाद ये खरीद रही है, कोई बहुत सीमित विकल्प हैं, जितने जो भारतीय उद्योग है सिर्फ वही उन चीजों का निर्माण कर रहे हैं, फोन रख दो, जब्त कर लिया जाएगा फोन। बहुत तेज आंखें मेरी, सही बता रही, चश्मा लगाया तो ये मत सोचना। आपके चेहरा देख के समझ जाती हूं मैं। हाँ ठीक है, अनुभव है ये। आप तो मुझे अकेले को देख रहे हो, मैं आप सबको देख रही हूँ, तो फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं आपके। और बेटा एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन, देख लेना, किसी और के पेपर में आए या ना आए, मैं कह रही हूं आपके पेपर में आएगा ही, उस समय आपको याद आएगी। हैं? वैश्वीकरण। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भारत में कंपटीशन, हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, विश्व के स्तर की जो कंपनीज हैं उनसे हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो वी विल बी डिस्ट्रॉयड अगेन। तो उन्होंने कहा कि एट द एंड जो उद्योग हैं और जो व्यापारी हैं वो कंज्यूमर के लिए काम करते हैं, उपभोक्ता के लिए काम करते हैं। अभी हमारे जो जो जितने भी भारतीय हैं सभी उपभोक्ता ही हैं। उन्होंने कहा जो उद्योगपति है वो भी तो उपभोक्ता है, रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है ना वो। उन्होंने कहा हाँ, व्यापारी है वो भी उपभोक्ता है, अपने कंजम्पशन के लिए तो वो भी चीजें खरीद ही रहा है, वो तो उसकी आय का साधन हो गया व्यापार करना, लेकिन अपनी जरूरतें तो वो भी क्या कर रहा है, खरीद के पूरी कर रहा है ना। उन्होंने कहा हाँ, आप कम विकल्प होने के बाद आप ज्यादा महंगे दामों में चीजें खरीद रहे हो। हम मानते अगर वैश्विक स्तर के कंपनीज भारत में आती हैं, वहां से जो भी प्रोड्यूसर्स इंडिया में आएंगे, जो भी वस्तु यहां पर भारत में आएगी, वो एकदम से चैलेंज होगा आपके लिए। उनका ठीक है, बोले चैलेंज होगा तो आप क्या करोगे अपने सर्वाइवल के लिए? उन्होंने कहा हमें भी मजबूरन वैसी ही टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा बस यही तो करना है। कब तक अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते रहोगे? आप ये सोचिए, आप विश्व की कोई कंपनी है, वो इतनी पोटेंशियल उसने गेन कर लिया कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रही है और आप इतने से डर गए, आप अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। कंपटीशन बढ़ेगा तो आप भी क्या करोगे, या तो तकनीकी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, या अपने सामान को सस्ता करके बेचोगे, या अपने सामान की क्वालिटी इंप्रूव करोगे। इससे आपका ही पोटेंशियल इंक्रीज होगा।
सामान सस्ता कब होता है? जब नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगा, तो जो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है, जो लागत होगी, अपने आप कम होती चली जाएगी। तो लागत में कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा प्रोडक्शन ज्यादा क्यों करें हम, हमारा तो मार्केट बेस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय कंपनी भारत में आके व्यापार करेगी, तो भारत की कंपनी भी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेगी। हम ऐसा थोड़ी है कि हम ये कहेंगे कि बाहर वाले तो इंडिया में आके व्यापार करो और भारत की कंपनियों को व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। भारत, आप वहां जाइए व्यापार करने के लिए, आप अपना पोटेंशियल इंक्रीज करिए और भारत की तरफ से आप विदेशों में जाके व्यापार करिए। आप अपना मार्केट बेस बस एक छोटे से शहर तक, 2-4 शहरों तक क्यों रख रहे हो? आप अपना मार्केट बेस आप इंक्रीज करिए, आप भारत से बाहर निकलिए, व्यापार करिए, आपको पूरी सहूलियत दी जाएगी। और तब भारतीयों को समझाया गया, उसको पॉजिटिव्स दिखाए गए भारतीयों को, और तब इंडिया ने एलपीजी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। और आज हम इन्हीं तीनों चीजों को फॉलो करते करते बहुत सारा लिबरलाइजेशन हो चुका है। गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन, बहुत जो नॉर्म्स हैं बहुत इजी हो चुकी हैं। एफडीआई के लिए बहुत सारे सेक्टर्स पहले बंद थे, अब धीरे धीरे एफडीआई को हम धीरे धीरे हर क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं। एफडीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट। ठीक है, अब इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी मानी जाती है। अगर किसी देश में एफडीआई ज्यादा है, अगर भारत में एफडीआई ज्यादा, अगर उसमें ग्रोथ देखी जा रही है तो बढ़िया है। वो कैसे? एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष निवेश करेगा कोई। प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अपना कोई स्टोर, अपनी कोई फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। स्टोर बनाएंगे, बिल्डिंग बनेगी, एम्प्लॉयमेंट लगेगा, मटेरियल लगेगा, उद्योग बढ़ेंगे। फिर उस स्टोर में सारे के सारे लोग अपने वहां से देश से ला नहीं सकते, कुछ मैनेजमेंट के लोग वहां से लेकर आएंगे, बाकी स्टाफ कहां से रिक्रूट होगा? भारत से रिक्रूट होगा। अगर मान लीजिए उस कंपनी को पूरा प्रॉफिट नहीं भी हुआ और वो ये सोचे मैं पैकअप कर लूं, तो भारत से अपनी इमारत उठा के ले जाना उसके लिए मुश्किल है ना। तो एफडीआई इसलिए फायदेमंद होती है कि उसके पास बैकअप का इतना इजी ऑप्शन नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट भी क्या कहती है? ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को प्रमोट करती है। एफआईआई में क्या होता है कि कंपनीज हैं वो किसी भी भारत की किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। वो तुरंत जैसे मार्केट इंडिया का थोड़ा सा डाउन हुआ, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया अपना। एफडीआई इज बेटर फॉर ग्रोथ। ठीक है, तब इंडिया ने आफ्टर 1991 एलपीजी कॉन्सेप्ट को अपनाया और बहुत सारे देशों के साथ अभी हमारे फ्री ट्रेड पॉलिसी भी है। तो एक होमवर्क लिखिए, कौन कौन से नेशंस के साथ हमारी फ्री ट्रेड पॉलिसी है, मुक्त व्यापार की नीति। भारत की मुक्त व्यापार की नीति। ठीक है, इसके बारे में पढ़ के आना। चलो, अब क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिया था विदेश नीति से संबंधित, अब टॉपिक आज इकोनॉमी में ही सारा चला गया है ना, तो मैं थोड़ा सा फिर भी आपको समझा देती हूँ।